2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग किस तरह हुई ये आप सब ने देखा है और जो नतीजे सामने आए हैं लोगों की तरफ से, जो लोगों के रुझान सामने आए हैं वो भी आपने देखे हैं। मेरे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब। रहमानी साहब, न्यूज़ मैक्स पर खैर मकदम है आपका। शुक्रिया बहुत। पहला सवाल ये है कि किस तरह देखते हैं आप ये जो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसको? देखिए 91 सीट्स पर इलेक्शन हुआ है और ये ज़्यादातर वो जगह हैं जहां बीजेपी का पहले से कभी भी ज़्यादा कुछ असर नहीं रहा, सिवाय चंद सीटों के जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं या महाराष्ट्र की सीटें हैं, उन पर कुछ जगहों पर उनका असर था। लेकिन वहाँ भी मसलन ये कि जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, ये 8 सीटें इससे पहले बीजेपी के पास थीं, लेकिन अब जिस अंदाज से पोलिंग हुआ है वो हज़ार कम्युनलाइज करने के बावजूद, फ़िरका वाराना बातें करने के बावजूद, ख़ुद पोलिंग वाले दिन बुर्क़े का इशू उठाया बालियान साहब ने, और इस सब के बावजूद 3 सीट मुश्किल से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि जो एनालिसिस हम लोगों के पास है, 91 सीटों में से मुश्किल से 17 सीटें बीजेपी यहाँ जीत पा रही है। तो इससे बहुत साफ ये इंडिकेशन है कि जो प्रोपेगेंडा, जिस अंदाज से कम्युनल प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उस परिवार के तमाम लोग कर रहे हैं, ज़मीन पे उसका असर आवाम कबूल नहीं कर रहे हैं। आवाम को विकास चाहिए और अपना नौकरी चाहिए, और झूठे वादों को और जुमलों को आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुकाबले में नेशनलिज़म को इशू बनाने की कोशिश की है, उसको आवाम समझ रहे हैं कि ये छलावा के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कि नेशनलिज़म इलेक्शन का इशू नहीं हो सकता। ये नेशनलिज़म 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुद्दा है और उस पर वो सब यकीन रखते हैं। कोई भी एंटी नेशनलिज़म का कोई सेंस किसी में भी मुल्क के एक आदमी में भी मौजूद नहीं है। ऐसे में उसे इलेक्शन इशू अगर कोई बनाता है तो अपने आप में ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई करीने का मुद्दा बाकी नहीं रहा। इसलिए नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को उभारने की कोशिश की जा रही है। रहमानी साहब, एक चीज़ और देखने को मिली, क्योंकि हमने भी जब इलेक्शन का सर्वे किया तो नोएडा और गाज़ियाबाद हम लोग पहुँचे अपने चैनल को लेके, तो वहाँ जो हमने एक चीज़ नोट की वो ये थी कि ख़ास तौर से एक इतनी बड़ी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिए गए। ये एक बड़ा मसला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों लोग के नाम वोटर लिस्ट से ख़ारिज किए गए, और वो आरएसएस की पूरी एक मशीनरी है। और ये हमारा शायद इलेक्शन कमीशन का भी एक फॉल्टी सिस्टम है कि फॉर्म नंबर 6 जब हम वोट बढ़ाने के लिए भरते हैं तो उसका पूरा वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, लेकिन फॉर्म नंबर 7 जब भरा जाता है वोट काटने के लिए तो उसका कोई वेरिफिकेशन किए बगैर इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला ले लेता है और वोट काट देता है। और आरएसएस का पूरा जो मैकेनिज़्म है, उसकी मशीनरी है, वो फॉर्म नंबर 7 बहुत बड़ी तादाद में भरती है, बड़ी खामोशी के साथ। जिसका वोट है उसको पता नहीं चलता और वोट इलेक्शन कमीशन काट देता है। इसलिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों पूरा एक मूवमेंट चला है, मुख्तलिफ जगहों से मूवमेंट चला है कि अपने वोट लोग चेक करें और जिनके वोट नहीं है वो वोट बनवाए। अब मसला यह है कि कम्युनिटी हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी ज़्यादा बाखबर नहीं है, इसलिए उन्होंने ज़रा कम तवज्जो दी तो उनके वोट कम रह गए। लेकिन और एजेंसीज़ ने, जो एनजीओज़ हैं, मुसलमानों की एनजीओज़ ख़ास तौर पर, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी और उसके नतीजे में कुछ वोट बढ़े भी हैं। ये इसके बावजूद वोट कम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बदकिस्मती है। इस बार इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले एक उत्तर प्रदेश के सीएम का बयान सामने आता है। मेरठ की तकरीर में वो कहते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस को अगर अली पर भरोसा है तो हमें बजरंग बली पर भरोसा है। देखिए, वो एक जाहिल इंसान हैं जिनको बारे में कहा जाता है गालिबन वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन ग्रेजुएट तो यहाँ पर करोड़ों की तादाद में ग्रेजुएट हैं जो कॉलेज में जाने के बावजूद जाहिल रह जाते हैं। उनमें से एक जो है वो योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये क्रिमिनल इंसान है जिसके अगेंस्ट 12 से ज़्यादा
कत्ल के, लूट के, आतिशबाजी के वाक़यात हैं। ये वो साहब हैं जिन्होंने ये कॉल दी थी हिंदू युवा वाहिनी जब इन्होंने बनाई थी, तो अभी 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के रेप करो, और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने ये किया था। तो जिसका इतना क्रिमिनल माइंडसेट हो वो यही बात कर सकता है इस किस्म की। बजरंग बली एक देवता की हैसियत में इस मुल्क के लोग उनको पूछते हैं, और उस पर चूँकि दूसरे लोग उनको पूछते हैं, मुसलमान भी वही आस्था रखते हैं। हज़रत अली करबुल्ला वजी पर तमाम दुनिया के हिंदू मुसलमान के बग़ैर तमाम लोग आस्था रखते हैं। तो जो लोग अली और बजरंग बली को अलग करें वो अपने तौर पर ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और आवाम इस बात को समझते हैं। तो हम तो जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश में कहा भी कि बजरंग बली को बजरंग अली कह देने में भी हमको तो कोई एतराज़ नहीं है। ये उनकी अपनी नाकामी है कि वो कोई इशू नहीं दे पा रहे डेवलपमेंट का, कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने क्या किया है। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कभी बजरंग बली को ओबीसी बता देते हैं, कभी बजरंग को वो दलित बता दे। अब भगवानों की भी वो जो है वो ज़ात बताना चाहते हैं, कभी हनुमान को मुसलमान बता देते हैं। तो किस कदर डिप्रेशन में हैं वो, किस कदर फ्रस्ट्रेशन में हैं, कितने बीमार हैं जहनी तौर पर, इसका सबूत वो दे रहे हैं और आवाम इसको समझ रहे हैं। तो क्या ये डिप्रेशन कहीं ये जो नया गठबंधन हुआ था इसके बाद भी तो नहीं और ज़्यादा बढ़ गया? भाई यकीनी तौर पर ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जितने सेकुलरिस्ट सोशलिस्ट फोर्सेस हैं, अब आप अगर उसको कास्ट के नाम में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मुसलमान हों या एससी के लोग हों या ओबीसी के लोग हों, ये या जाट बरादरी के लोग हैं, ये सारे हमेशा से सेकुलरिस्ट रहे हैं। और ये सेकुलरिस्ट फोर्सेस एक दूसरे के करीब आई हैं, पूरे यकीन के साथ करीब आई हैं, इसलिए उनके पास कुछ बचा नहीं है वोट के नाम पर। तो जो 40-41% वोट था उनके पास असेंबली के इंतखाबात में, वो घट के अब 30-32% कुल रह जाने वाला है। तो जो 60% वोट एक तरफ हो रहा है, उससे फ्रस्ट्रेशन तो होगा ना, कि वो 312 की सरकार लिए बैठे। कल उनके पास अगर 4-5 ही एमपी रह गए जो 73 जीते थे, तो उनकी थू पूरे मुल्क में होगी। कहाँ वो वजीर आज़म की बनने के ख्वाब देख रहे हैं, कहाँ वो 73 में से कुल 5 या 6 सीट जिता पाएंगे। तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएंगे। अब मैं दुआ करता हूँ खुदकुशी ना कर लें इलेक्शन के बाद। अच्छा, बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवाद और देश के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी पर ही वोट लेंगे। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना ये किस हद तक सही है? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है और बहुत बड़ा अपमान है ये शहीदों का। और हम इसलिए सवाल करते रहे, पुलवामा का अटैक में पाकिस्तान के लोग शरीक थे या नहीं थे, इस सवाल पर बहस करने से ज़्यादा ज़रूरी ये बहस है कि पुलवामा में अटैक करने के लिए जिस गाड़ी में 300 किलो या 200 किलो या 60 किलो जितना भी RDX था, वो वहाँ पहुँची कैसे? वो हमारा सिक्योरिटी लैब्स है, और हमारे सिक्योरिटी लैब्स के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब तो हमारी सरकार को देना होगा। और पुलवामा अटैक से लेकर आज तक एक मरतबा भी सरकार ने ये नहीं कहा कि उस अटैक में सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन है। गवर्नर ने कश्मीर के कहा कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, लेकिन अगले ही दिन उस बयान को पर खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो इस तरीके से इस तरह 44 जवानों की शहादत को अंजाम देने में हुकूमत का हाथ है या नहीं है, ये सवाल करना उस पूरे मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरी है। और इस सवाल का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। और जिस तरीके से अब सरकार और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुलवामा के शहीदों की शहादत को इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है, उससे ये शुबा मज़ीद तक़वियत पाता है कि कहीं पुलवामा का अटैक कराने में ये हमारे यहाँ की एजेंसीज़ और हमारी सरकारी एजेंसीज़ का हाथ तो नहीं है। क्योंकि अगर ये आपको उतनी तकलीफ़ थी पुलवामा को लेके, तो आप फ़ौज की वर्दी पहन के बीजेपी के रैलीज़ में शहीदों के फ़ोटो लगा के आप उस शहादत को वोट में एनकैश करना चाहते हैं। तो क्या इसलिए पुलवामा अटैक हुआ था कि वोट में उसको कन्वर्ट करने के लिए पूरे के पूरे मुल्क के नेशनल सेंटीमेंट्स को आप 44 जवानों की शहादत के जरिए बदल दे? अगर ऐसा हुआ है तो इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती कि हमारे जवानों की शहादत और उसके खून के दरिया के ऊपर पैर रख के आप हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसकी जितनी सख्त हम समझते हैं हुकूमत बदलेगी तो इस पर तहकीक होगी और होनी चाहिए कि कौन था पुलवामा का जिम्मेदार। क्या सिर्फ अब पाकिस्तान के लोग बयान दे रहे हैं कि हमको वहाँ मोदी की ज़रूरत है? तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका कोई टाई अप है पाकिस्तान के साथ,
आप पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान आपको गाली देता है, और फिर आप कहते हैं कि फिर पाकिस्तान कहता है कि हमको मोदी की ज़रूरत है, यहाँ पर मोदी को जिताने की को फिर से जीतना चाहिए। तो ये तो टाई अप है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये फासिस्ट फोर्सेस का टाई अप है, जिसके ज़रिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन को इफेक्ट करना चाहते हैं, वो भी शहीदों की शहादत के सहारे। इससे बड़ी बदकिस्मती, और इससे पहले इस देश में कभी ऐसा हुआ नहीं पिछले 70 साल में कि आपने चंद शहीदों को नौजवानों को शहीद करके और उस नाम पे वोट की भीख मांगी हो। मुझे वो इंटरव्यू मोदी जी का याद आ रहा है जो रजत शर्मा को आपकी अदालत में मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे, और उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में जवाब देना चाहिए। नहीं, अब पाकिस्तान की भाषा को मोदी जी ज़्यादा समझते हैं, बाकी लोग तो समझते नहीं, क्योंकि मोदी जी नवाज़ शरीफ को भी बुलाते हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं हलफ नहीं लूँगा। उसके बाद उनके यहाँ वो एक तकरीब में पहुँच जाते हैं चुपचाप, बगैर बताए, बगैर किसी प्रोटोकॉल के। तो दुश्मन, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे पर किसी से बात नहीं करेंगे। जो बातचीत 2014 से चल रही थी वो भी आपने बंद कर दी। आपने बॉर्डर को जो है गर्म कर दिया, और बॉर्डर पर जितनी शहादतें हमारी पिछले 5 साल में जवानों की हुई हैं, 1100 से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है। पिछले 70 साल में उतना वायलेशन नहीं हुआ था जितना 5 साल में हो गया। 800 से ज़्यादा शहीद हमारे हुए हैं बॉर्डर पे इस 5 साल में, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। 300 साढ़े 300 की शहादतें होती थी, 800 शहादतें हो गई। रोज़ाना सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो 5 साल के अंदर जितना बड़ा कत्लेआम कश्मीर में हुआ, सिविलियंस का भी और आर्मी के लोगों का भी और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, इससे पहले नहीं हुआ था। और आप जाते हैं दावत खाने के लिए, आपके नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पर दावत खाने के लिए, हाफिज सईद से बात करते हैं, वेद प्रकाश वैदिक वहाँ जाके, प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपका एक हिडन एजेंडा है कहीं ना कहीं इजराइल और पाकिस्तान के साथ मिलके, और आप इस मुल्क को लूट के पाकिस्तान और उसकी डिप्लोमेसी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इल्ज़ाम देते हैं आप हिंदुस्तान के लोगों को। शुक्रिया रहमानी साहब इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि देश 70 सालों में जो नहीं हो पाया इस देश में, वो बीजेपी ने 5 सालों के अंदर करके दिखा दिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।